हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत इसके कुछ प्रश्नों को इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर आप सभी नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। आइए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 को देखते हैं, जो 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। आइए इसके बड़े राज्यों का स्थान देखते हैं। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्यों के स्थानों को आइए देखते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे तमिलनाडु है, जिसको कुल अंक 82 प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पे गुजरात है और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, चौथे पे हिमाचल प्रदेश है और पाँचवें पे पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से हैं, जिनका कुल अंक 58.5 है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वें स्थान पर रखा गया है, जिसको कुल अंक 30 प्राप्त हुआ है, जबकि अंतिम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जिसको 17वें स्थान पर रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पे तमिलनाडु था, तो वहीं अंतिम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। प्रथम और अंतिम आप सभी से ज़रूर याद रखिएगा और कोशिश करिए कि सभी याद हो। आइए आगे देखते हैं। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में कुल 54.5 अंकों के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 8वें स्थान पे है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्यों को देखते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे गोवा है, जिसको कुल 56 अंक प्राप्त हुआ है, जबकि मणिपुर दूसरे स्थान पे और सिक्किम तीसरे, त्रिपुरा चौथे और मेघालय 5वें स्थान पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त है, जो 8वें स्थान पे है। तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे गोवा था, वहीं अंतिम स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पे जम्मू कश्मीर है, जिसको कुल 68.5 अंक प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और तीसरे स्थान पे चंडीगढ़ है। आइए अब हम लोग राज्य वायु खेल नीति को देखते हैं। आइए अब राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को देखते हैं। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है। तो भारत को किस वर्ष तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का लक्ष्य तैयार किया गया है? तो वर्ष 2030 तक, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57%, जबकि
कृष्णा पीकॉक को 43% मत प्राप्त हुए। इसे ब्लू ड्यूक नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है। यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं चीन में पाई जाती है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बासारोना दुर्गा है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बासारोना दुर्गा है, इसे ध्यान दीजिएगा। सिक्किम में ब्लू ड्यूक घने वनों में पाई जाती हैं। यह पुष्पों पर नहीं जाती बल्कि किण्वित फल, एल्कोहल, पशुओं के सड़े हुए शव, गोबर आदि की ओर आकर्षित होती हैं। आइए कुछ अन्य राज्य तितलियों के नामों को इसी में देखते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के राज्य तितली का नाम ब्लू मारमान है। वहीं तमिलनाडु का तमिल योमेन और उत्तराखंड के तितली का नाम कॉमन पीकॉक है। कर्नाटक के राज्य तितली का नाम सहाद्री बर्डविंग। वहीं केरल के मालाबार बैंडेड पीकॉक या बुद्धा मयूरी, अरुणाचल प्रदेश का कैसर ए हिंद और गोवा के राज्य तितली का नाम मालाबार ट्री निम्फ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, इसे ध्यान दीजिएगा। ज्ञातव्य है कि 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग में 94% तक की आपूर्ति एक जल विद्युत संयंत्र द्वारा की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के लगभग 6% की उपलब्धता ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुनिश्चित हो रही है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर साइट पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। इस पहल से प्रति वर्ष 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ज्ञातव्य है कि दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा है। 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। इस संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिसर के निकट 45 एकड़ क्षेत्र में 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं। ज्ञातव्य है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है। आइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के प्रश्नों को देखते हैं। 24 मई 2022 को आभासी माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत की गई है। यह इस सर्वेक्षण का 8वां संस्करण है। इस सर्वेक्षण का केंद्रीय विषय वेस्ट टू वेल्थ है, जो अपशिष्ट मुक्त शहरों के विजन पर केंद्रित है। इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है, जो इस प्रकार है। पहला R रिड्यूस, जो कचरा कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रण करना। ये 3R के सिद्धांत है। इस वर्ष प्रेरक दौड़ सम्मान डोर की श्रेणी में परिवर्तन किया गया है। ज्ञातव्य है कि दौड़ का पूर्ण रूप दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल
उदित और आरोही है। अभी तक प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 उप श्रेणियां शामिल थी, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में निम्न 4 श्रेणियों में ही ये सम्मान प्रदान किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण के चरण फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। ज्ञातव्य है कि ANIC अटल न्यू इंडिया चैलेंज के 1.0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की ही एक पहल है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज को निम्न 5 मंत्रालयों की भागीदारी में लॉन्च किया गया था, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भागीदारी थे। ANIC दैट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 का चरण फर्स्ट 7 क्षेत्रों में विभक्त और 8 चुनौतियों पर आधारित होगा। ये 7 क्षेत्र इस प्रकार हैं, जिसमें ई मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष औद्योगिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी। चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि शामिल हैं। अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार आइए देखते हैं। 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभिष्ट लक्ष्य हैं, जिसमें 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना और 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायसीना संवाद 2022। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद 2022 का आयोजन संपन्न हुआ। यह इस संवाद का 7वां संस्करण था। इस वर्ष इस संवाद का आयोजन व्यक्तिगत प्रारूप में किया गया। वर्ष 2021 में यह संवाद कोविड-19 महामारी के कारण आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वर्ष 2022 के संस्करण का केंद्रीय विषय टेरा नोवा, इम्पेशेंट, इम्पेटिएंट एंड इम्पेरिल्ड था। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद 2022 का उद्घाटन किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहीं। इस वर्ष रायसीना संवाद के पार्श्व कार्यक्रमों का आयोजन बर्लिन एवं वाशिंगटन डीसी में किया गया। इस वर्ष रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल विल्ट एवं कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबार्ट की भी उपस्थिति रही। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के सांग्रीला संवाद से प्रेरित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की जम्मू एवं कश्मीर यात्रा को देखते हैं। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा पर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। जम्मू एवं कश्मीर के सांबा जिले में स्थित
पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। ध्यान दीजिएगा, जम्मू एवं कश्मीर के सांबा जिले स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया था। इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग, आइए इसे देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। इसका निर्माण लागत लगभग 3100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सुरंग की कुल लंबाई 8.45 किलोमीटर है। यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल एवं काजीकुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी, जबकि यात्रा में लगने वाला समय लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह एक दोहरी ट्यूब सुरंग है। आइए रतले जल विद्युत परियोजना को देखते हैं। प्रधानमंत्री जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। तो रन ऑफ द रिवर परियोजना कौन है? तो रतले जल विद्युत परियोजना, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है क्वाड जल विद्युत परियोजना, आइए इसे देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट है। यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। यह परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना से प्रति वर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है। रतले एवं क्वार दोनों ही परियोजनाएं इस क्षेत्र में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देगी। आइए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को देखते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास किया, जिसमें इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 669 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों यथा सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरन तारन और कटरा स्थित वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों जिसमें अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरू, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ेगा। आइए अमृत सरोवर, इसे देखते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का भी शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिलों में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ लगभग 0.4 हेक्टेयर होगा। तो प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ जो 0.4 हेक्टेयर होगा। इनकी जलधारण क्षमता लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ देश भर में कुल लगभग 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल द्वारा विकसित अमृत सरोवर
पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति या प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा। सभी अमृत सरोवरों के निर्माण और कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति अर्थात 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। आइए देखते हैं पल्ली देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत बना है। आइए इसे देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सौर संयंत्र की स्थापना की गई। 500 केवी का यह सौर संयंत्र 6408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया गया। यह संयंत्र इस पंचायत में स्थित 340 घरों को स्वच्छ विद्युत एवं प्रकाश उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए हरित हाइड्रोजन संयंत्र देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है। इस संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया। संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। गौरतलब है कि संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन होने की उम्मीद है। यह संयंत्र 500 किलोवाट क्षमता के मौजूदा सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। इस हेतु 100 किलोवाट की अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का प्रयोग किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि AEM दैट इज अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र है। आइए स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022 को देखते हैं। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। ISAC दैट इज इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में सूरत गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ शहर सूरत और इंदौर को जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए ISAC 2020 के तहत विजेता शहरों की सूची देखते हैं। इसमें दोस्तों विषयवार विजेता और संयुक्त विजेता को हम लोग देखेंगे। सामाजिक पहलू के क्षेत्र में शीर्ष विजेता तिरुपति को प्राप्त हुआ है। शीर्ष विजेता तिरुपति जो शीर्ष स्थान पे है। दूसरे स्थान पे भुवनेश्वर और तीसरे पे तुमकुरु है। वहीं प्रशासनिक क्षेत्र में शीर्ष विजेता बड़ोदरा है और दूसरे पे थाणे और तीसरे पे भुवनेश्वर है। संस्कृति के क्षेत्र में बात किया जाए तो संस्कृति के शीर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंदौर और चंडीगढ़ है। वहीं तीसरे स्थान पे ग्वालियर है। शहरी पर्यावरण के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार प्राप्तकर्ता भोपाल और चेन्नई है। तिरुपति तीसरे स्थान पे है। स्वच्छता की बात किया जाए तो स्वच्छता के क्षेत्र में
शीर्ष पुरस्कार प्राप्तकर्ता तिरुपति और इंदौर है, वहीं तीसरे स्थान पर सूरत है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार प्राप्तकर्ता इंदौर है, वहीं तिरुपति और आगरा दूसरे स्थान पर है। निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में इंदौर शीर्ष पुरस्कार प्राप्तकर्ता, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे पे इरोड है। जल में वाटर में शीर्ष पुरस्कार प्राप्तकर्ता देहरादून और वाराणसी है, वहीं तीसरे स्थान पर सूरत है। ICCC का सतत बिजनेस मॉडल में पुरस्कार प्राप्तकर्ता अगरतला है, वहीं शहरी प्रगतिशीलता में शीर्ष पुरस्कार प्राप्तकर्ता औरंगाबाद, जबकि दूसरे स्थान पे सूरत और तीसरे पे अहमदाबाद है। नवाचार पुरस्कार की बात किया जाए तो नवाचार आइडिया पुरस्कार में इंदौर है, वहीं कोविड नवाचार पुरस्कार में कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी है। कोविड नवाचार पुरस्कार राउंड वाइज विजेता में राउंड फर्स्ट की विजेता चेन्नई, जबकि राउंड थर्ड की विजेता बेंगलुरु और राउंड फोर्थ की विजेता सहारनपुर है। सिटी पुरस्कार में ओवरऑल विजेता में इंदौर और सूरत है। राज्य पुरस्कार में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार में चंडीगढ़ शीर्ष पे है। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार में अहमदाबाद शीर्ष पे और उत्तर प्रदेश दूसरे पे और रांची तीसरे स्थान पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बना है। अप्रैल 2022 को सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जम्मू डिवीजन में स्थित है। सांबा जिला ने यह उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीकरण अभियानों के दौरान प्राप्त किया है। सांबा जिला में निवासित प्रत्येक परिवार अब ABPM जय सेहत योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गया है। इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक दौर फर्स्ट को 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक दौर फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। इस सूचकांक में राज्यों के प्रदर्शन का मापन निम्न 6 मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसमें डिस्कॉम का प्रदर्शन और ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहले, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, नई पहल शामिल हैं। नई मानदंडों को पुनः 27 संकेतों में विभाजित किया गया है। राज्यों को आकार एवं भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात, केरल और पंजाब बड़े राज्यों में क्रमशः शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं, जबकि छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 41 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है। वहीं बिहार की बात किया जाए तो बिहार बड़े राज्यों में 38.3 स्कोर के साथ 15वें स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है। राज्य में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या 25 है।
तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले के साथ कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाले भारत की पहली विधानसभा बन गई है। नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर प्राप्त की है। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, नागालैंड विधानसभा कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। इसे ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। इसे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे आप सभी नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा इसके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।